बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार ट्रैक। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि अतीत में इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। वो स्पेस में और भी डीप जाने लगे, जिस वजह से उन्होंने कई अलग प्लैनेट्स की खोज की जहां पर जीवन था। लेकिन धरती पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर था, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। और न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से पूरी धरती डार्क एजिस में चली गई। और तभी अंतरिक्ष से यानी कि ब्रह्मांड से एक सभ्यता आई जिसे वुल्कन कहा जाता है। उन्होंने धरती को पहले जैसा बनाने में इंसानों की मदद की। और अब वर्तमान में धरती पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रह्मांड में उन प्लैनेट्स को ढूंढती है जहां पर इंटेलिजेंट लाइफ है, ताकि उनसे नॉलेज शेयर की जा सके। ये साल होता है 2233 का, यानी कि आज से 210 साल आगे, जहां पर अब इंसानों के पास बहुत ही आधुनिक स्पेसशिप है जो लाइट की स्पीड से चलते हैं। इसी तरह के एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके कैप्टन को पता चलता है कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक अजीब सा लाइटनिंग स्ट्रोम आ रहा है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपने स्पेसशिप को उस लाइटनिंग स्ट्रोम तक ले जाते हैं। और तभी उसके अंदर से एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक स्पेसशिप बाहर निकलता है, जो कि रोमुलन का है। ये एक रेस है जिनका प्लेनेट तबाह हो चुका है, और अब ये कैप्टन यानी कि अर्थ के लोगों के स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देते हैं। रोमुलन का स्पेसशिप इतना बड़ा और एडवांस होता है कि इंसानों का स्पेसशिप उनका मुकाबला नहीं कर सकता। रोमुलन का जो फर्स्ट ऑफिसर होता है वो इंसानों के कैप्टन को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद कैप्टन अपने फर्स्ट ऑफिसर को स्पेसशिप का कैप्टन बनाकर खुद रोमुलन के स्पेसशिप पर चला जाता है, जहाँ पर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब वो नहीं देता, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। ये बात इंसानों को पता चल जाती है, और अब जो इंसानों के स्पेसशिप में नया कैप्टन है उसे कोई ना कोई फैसला लेना होगा। स्पेसशिप में 800 लोग हैं जिनकी जान उसे बचानी है, और इन 800 में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। वो सबको स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि रोमुलन रेस का स्पेसशिप अब इनके स्पेसशिप को पूरी तरह से तबाह कर देगा। और जब सब बाहर निकल रहे होते हैं तभी स्पेसशिप का ऑटो सिस्टम खराब हो जाता है, यानी किसी को यहाँ पर रुकना होगा। कैप्टन खुद यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। इसी दौरान कैप्टन को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है, जो सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने बेटे का नाम जेम्स रखता है। सबके निकलने के बाद कैप्टन अपने स्पेसशिप को रोमुलन के स्पेसशिप से टकरा देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने अपनी जान देकर 800 लोगों की जान बचा ली। 17 साल बीत जाते हैं, जहां पर हमें स्पोक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पिता तो एक वुल्कन थे, यानी कि वो लोग जिन्होंने धरती को बचाने में इंसानों की मदद की थी। लेकिन उसकी मॉम एक इंसान थी, इसीलिए उसे वुल्कन साइंस एकेडमी में एडमिशन नहीं दिया जाता, बावजूद इसके कि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है। इससे उसे बहुत दुख होता है, इसीलिए स्पोक स्टार फ्लीट को ज्वाइन कर लेता है, जो कि इंसानों का है। उसकी काबिलियत को देखकर उसे फर्स्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो आज से 17 साल पहले पैदा हुआ था, जिसके पिता कैप्टन ने अपनी जान देकर 800 लोगों की जान बचा ली थी। जेम्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। और तभी यहाँ पर स्टार फ्लीट के कुछ लोग आ जाते हैं। जेम्स की उनसे लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान कैप्टन भी आ जाते हैं, जो जेम्स के पिता को जानते थे। वो जेम्स से बात करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पिता मात्र 8 मिनट के लिए कैप्टन बने थे, लेकिन उन्होंने 800 लोगों की जान बचा ली। मैं चाहता हूँ कि तुम भी स्टार फ्लीट ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। 6 सालों के बाद तुम्हें कमांडर बना दिया जाएगा। पर जेम्स इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए कैप्टन को वहां से जाने के लिए कहता है। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, इसीलिए वो स्टार फ्लीट एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर सबकी अब ट्रेनिंग होती है। 3 साल बीत जाते हैं, और 3 सालों के बाद अब एक टेस्ट है जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसे पास करना इतना आसान नहीं है, और जेम्स बड़ी आसानी से बिना डरे इस टेस्ट को पास कर लेता है, जिससे सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट को आज तक कोई भी पास नहीं कर पाया। पर स्पोक, जो कि आधा वुल्कन और आधा ह्यूमन है, वो जेम्स के ऊपर केस कर देता और कहता है कि टेस्ट में डरना बहुत जरूरी है। इस टेस्ट का मतलब यही है कि इंसान डर में कैसे फैसले लेता है, लेकिन जेम्स के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। इसका मतलब वो दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। उसकी बात सबको लॉजिकल लगती है, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है।
तभी यहाँ पर सबको पता चलता है कि ब्रह्मांड में एक बार फिर से लाइटनिंग स्ट्रोम को डिटेक्ट किया गया है। ये उसी तरह का लाइटनिंग स्ट्रोम होता है जिसमें आज से कई साल पहले जेम्स के पिता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर स्टार फ्लीट के जितने भी अब नए लोग होते हैं इन सबको मिशन पर भेजने की तैयारी की जाती है, पर जेम्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि वो मिशन पर नहीं जाएगा। जेम्स के साथ जो डॉक्टर होता है, जो उसका दोस्त भी है, वो जानबूझकर उसे कुछ इंजेक्ट करता है जिससे वो बीमार हो जाता है। वो सबसे कहता है कि मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए जेम्स को भी मुझे अपने साथ ले जाना होगा, और इस तरह से जेम्स को परमिशन मिल जाती है। अब ये सब के सब स्पेसशिप में जाते हैं जिसके कैप्टन पाइक है। ये वही कैप्टन है जिन्होंने जेम्स को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया था, जो जेम्स के पिता को भी जानते थे। कैप्टन सबको बताते हैं कि विल्कन प्लेनेट के पास एक लाइटनिंग स्ट्रोम को डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए विल्कन प्लेनेट ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम इसकी जांच पड़ताल करें और विल्कन प्लेनेट पर जितने भी लोग हैं उन्हें बचाकर निकाल लें। दरअसल ये स्पेसशिप बहुत बड़ा होता है जिसमें कई लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, और जब जेम्स को इस लाइटनिंग स्ट्रोम के बारे में पता चलता है तो वो कैप्टन के पास जाता और कहता है कि आज से कई साल पहले इसी तरह का एक लाइटनिंग स्ट्रोम देखा गया था जिसके अंदर से रोमुलन का स्पेसशिप बाहर निकला था जिसने इंसानों के स्पेसशिप के ऊपर हमला कर दिया था। हमें सतर्क रहना चाहिए। हालांकि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, और स्पेसशिप में एक लड़की होती है जिसका नाम उहुरा है। वो सबको बताती है कि जेम्स जो कह रहा है उसमें सच्चाई है, क्योंकि विल्कन के आसपास एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है जो कि रोमुलन का है। और अब ये विल्कन प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर सच में इनके सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है जो कि रोमुलन का है, जिसका फर्स्ट ऑफिसर यानी कि कमांडर, जिसका नाम नीरो है, वो इंसानों के स्पेसशिप से कनेक्ट करता और कहता है कि मैं किसी फेडरेशन की तरफ से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर स्पोक से बात करना चाहता हूँ। हालांकि स्पोक उसे नहीं जानता। हीरो स्पोक से बात करता और इसके बाद वो कैप्टन से कहता है कि तुम्हें मेरे शिप पर आना होगा। नीरो दरअसल वही चीज दोहरा रहा होता है जो आज से कई साल पहले उसने दोहराई थी जब उसने शिप के कैप्टन को अपने शिप पर बुलाया था, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जो उसे नहीं मिली, जिसके बाद उसने कैप्टन को मार दिया। और अब इस शिप के कैप्टन को पता है कि उसके साथ भी यही होने वाला है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, उसे वहां जाना होगा क्योंकि उसने इनके शिप के ट्रांसमीटर को पूरी तरह से बंद कर दिया होता है। साथ ही नीरो का प्लान ये होता है कि वो उनके स्पेसशिप को तबाह कर देगा और विल्कन प्लेनेट को ब्लैक होल में धकेल देगा, जिससे वो हमेशा के लिए अंधेरों में गायब हो जाएगा। दरअसल नीरो के पास एक ऐसा पदार्थ है जिससे वो ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, और अब कैप्टन जाने से पहले स्पोक को शिप का कैप्टन बना देते हैं। साथ ही जेम्स के साथ वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें जेम्स को अपने दो साथियों के साथ रोमुलन के शिप के उस हिस्से में जाना होगा जहां से वो विल्कन प्लेनेट के बीचों बीच एक ड्रिल कर रहे होते हैं। और अब कैप्टन रोमुलन के शिप की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं जेम्स को दिखाया जाता है जो अपने दो साथियों के साथ उस ड्रिल वाले हिस्से में पहुंच जाता है और इनका एक साथी मारा जाता है। यहाँ पर न्यूरो के लोग भी होते हैं, लेकिन जेम्स और उसका साथी उसे मार देते हैं और ड्रिल को बंद कर देते हैं। नीरो को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब इनकी जो ड्रिल मशीन होती है वो विल्कन प्लेनेट के कोर तक पहले से ही गड्ढा कर चुकी है, जिसके बाद न्यूरो अपने लोगों को आदेश देता है कि उस मैटर को जिससे ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है उस होल के अंदर फेंक दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा प्लेनेट ब्लैक होल में समा जाए। जेम्स अपने लोगों को बताता है कि रोमुलन शिप से किसी मैटर को उस होल के अंदर गिराया गया है, और तभी उसका जो साथी होता है जिसका पैराशूट पहले से फट गया था वो नीचे गिर जाता है। जेम्स उसे बचाने के लिए कूद पड़ता और उसे पकड़ लेता है। जेम्स अपने स्पेसशिप से कांटेक्ट करता और कहता है कि हमें टेलीपोर्ट करके जल्द से जल्द शिप में लाया जाए, पर ये बहुत स्पीड से नीचे गिर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें टेलीपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लड़का होता है जो अपने काम में माहिर है, वो इन्हें जमीन पर टकराने से पहले ही टेलीपोर्ट करके स्पेसशिप में वापस ले आता है। स्पोक जो कि अब कैप्टन है वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके विल्कन की धरती पर ले जाता है, जो कि उसका अपना ही प्लेनेट है, क्योंकि उसकी मॉम और उसके अपने लोग यहाँ पर हैं जो एक टेम्पल में होते हैं। और अब क्योंकि ये प्लेनेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए वो टेम्पल में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। वो सबको वहाँ से निकाल कर स्टारशिप में लाना चाहता है, पर उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसे दुख तो होता है, लेकिन वो शिप का कैप्टन भी है, इसीलिए वो अपने मिशन को नहीं रोकता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है।
जेम्स कहता है कि हमारे शिप का जो पुराना कैप्टन है वो अब भी रोमुलन के शिप में है, हमें वहां जाकर उन्हें बचाना चाहिए। स्पोक जो कि शिप का कैप्टन है वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम एक इंसान की जान बचाने के लिए सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। जेम्स की और स्पोक की आपस में लड़ाई हो जाती है, इसीलिए स्पोक्स जेम्स को एक कैप्सूल में डालकर नीचे फेंक देता है जहां पर एक फ्रोजन प्लेनेट है। इस प्लेनेट पर जेम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है। जेम्स अपनी जान बचाने के लिए गुफा में चला जाता है जहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो जेम्स की उस क्रिएचर से जान बचा लेता है और कहता है कि मेरा नाम स्पोक है, मैं उसी स्पोक का बूढ़ा रूप हूँ जो तुम्हारे शिप का कैप्टन है। जेम्स को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और अब बूढ़ा स्पोक उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके किसी तरह से पास्ट में पहुंच गया। आज से 100 साल पहले जब मैं शिप का कैप्टन था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक स्टार में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है और ये ब्लास्ट इतना बड़ा होगा जिससे पूरी गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। हमें भी 100 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद मैंने एक ऐसा मैटर बनाया जिससे ब्लैक होल क्रिएट किया जा सके। मैं मैटर बनाने में कामयाब हो गया और जब उस स्टार में ब्लास्ट हुआ तो मैटर को मैंने उसमें डाल दिया ताकि पूरा का पूरा स्टार उस ब्लैक होल में समा जाए। स्टार जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर रोमुलन का प्लेनेट था। हमने उनसे वादा किया था कि हम तुम्हारे प्लेनेट को बचा लेंगे, लेकिन हम उनके प्लेनेट को नहीं बचा पाए, इसीलिए उनका पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो गया। उस वक्त मैं अपने स्पेसशिप में स्पेस में था, नीरो भी अपने स्पेसशिप में था और जब ब्लैक होल क्रिएट हुआ तो हम भी उसके अंदर एंटर कर गए और हम जब ब्लैक होल के दूसरी तरफ निकले तो हम अतीत में यानी कि 100 साल पीछे पास्ट में पहुंच चुके थे। नीरो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उसके प्लेनेट को हम नहीं बचा पाए, इसीलिए वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने मुझसे वो मैटर छीन लिया जिससे ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है। नीरो ने मुझे यहाँ पर इस फ्रोजन प्लेनेट पर छोड़ दिया ताकि मैं यहाँ से अपने प्लेनेट को देख सकूं और आज जब उसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया तो मैं यहाँ से वो नज़ारा देख रहा था जिससे मेरा पूरा दिल टूट गया। नीरो दरअसल मुझे वही महसूस करवाना चाहता था जैसा उसने महसूस किया था उस वक्त जब उसका पूरा प्लेनेट ब्लैक होल में समा गया था। जेम को अब उसकी बातों पर यकीन आ जाता और समझ जाता है कि ये उसी के शिप के कैप्टन स्पोक का भविष्य का रूप है। ये दोनों के दोनों इसी फ्रोजन प्लेनेट पर उस कंपनी के आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जेम्स काम करता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है, इसकी ड्यूटी यहाँ इस पोस्ट पर लगी होती है। जेम्स ओल्ड स्पोक से कहता है कि तुम भी मेरे साथ स्पेसशिप पर चलो ताकि तुम अपने यंग वर्जन को यानी कि स्पोक को समझा सको। ओल्ड स्पोक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जेम्स कहता है कि वो स्पोक मेरी बात कभी नहीं मानेगा। ओल्ड स्पोक कहता है कि तुम्हें उसके अंदर के जज्बातों को बाहर लाना होगा क्योंकि एक वुल्कन और कैप्टन के उसूलों के खिलाफ है। इसके बाद जेम्स इंजीनियर के साथ अपने स्पेसशिप में आ जाता है जहां पर यंग स्पोक उसे देखकर बहुत हैरान होता है। वो अपने लोगों से इन्हें पकड़ने के लिए कहता है। जेम्स कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, तुम्हारा प्लेनेट तुम्हारे सामने तबाह हो गया, तुम्हारी मॉम मारी गई, लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे स्पोक को गुस्सा आ जाता है और वो जेम्स को मारने लगता है। हालांकि जेम्स उस पर हमला नहीं करता, लेकिन वो अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाता और जेम्स को सबके सामने बहुत बुरी तरह से मारता है। जब वो वापस अपनी सेंसेस में आता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसने रूल्स को तोड़ा है और अब वो कैप्टन के पद को छोड़ देता है, जिसके बाद जेम्स को शिप का कैप्टन बना दिया जाता है। इसके बाद जेम्स फैसला करता है कि वो अब न्यूरो के शिप में जाएगा। वो अपने साथ स्पोक को चलने के लिए कहता है और इंजीनियर की मदद से दोनों के दोनों न्यूरो के शिप में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जेम्स अपने कैप्टन को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं स्पोक को दिखाया जाता है जो उस मैटर को हासिल करना चाहता है जिससे ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है। न्यूरो यहाँ पर जेम्स को पकड़ लेता है पर स्पोक यहाँ से उस मैटर को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है जिससे ब्लैक होल बनाया जाता है। और जब ये बात नीरो को पता चलती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर जेम्स अपने आप को आजाद कर लेता है और नीरो के लोगों के ऊपर हमला कर देता है। साथ ही वो अपने कैप्टन को भी छुड़ा देता है। वहीं स्पोक उस ड्रिल मशीन को तबाह कर देता है जिससे अब नीरो अर्थ पर होल कर रहा होता है। साथ ही उसके पास वो शिप होता है जिसके अंदर वो मैटर है जिससे ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है और अब वो उस मैटर को नीरो के स्पेसशिप से टकराना चाहता है ताकि वो पूरा का पूरा स्पेसशिप ब्लैक होल में समा जाए। वो ऐसा कर भी देता है और इससे पहले कि वो भी उस ब्लैक होल में समा जाते इंजीनियर जेम्स को, स्पोक को और कैप्टन
कैप्टन को तीनों को टेलीपोर्ट करके वापस अपने शिप में ले आता है और इसके बाद ये नीरो से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम सरेंडर कर लो, हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बचा लेंगे। लेकिन नीरो सरेंडर नहीं करना चाहता, जिसके बाद वो अपने स्पेसशिप के साथ उस ब्लैक होल में समा जाता है। अर्थ पर वापस आने के बाद जेम्स को शिप का कैप्टन बना दिया जाता है और स्पोक को उसका फर्स्ट ऑफिसर। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।